नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। पंचकुला से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दूसरी पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। रणधीर कापड़ीवास ने बीजेपी में वापसी की। रेवाड़ी से पूर्व विधायक है रणधीर और सीएम मनोहर लाल भी मौके पर मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर पंचकुला से, जहां पर बीजेपी दफ्तर पर कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। रेवाड़ी से पूर्व विधायक रणधीर ने बीजेपी में वापसी की है। पहले वो बीजेपी में थे और उसके बाद में अब फिर से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सीएम मनोहर लाल भी मौके पर मौजूद रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहे। बड़ी खबर आ रही, जहां पर आपको बता दें कि रेवाड़ी से पूर्व विधायक रहे रणधीर ने बीजेपी फिर से ज्वाइन कर ली है। आपने घर में फिर से वापसी करी है और आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल भी मौके पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि पंचकुला से हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल मौजूद हैं और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष भी नजर आ रहे हैं। दरअसल दूसरी पार्टियों के नेता भी बीजेपी में अब शामिल होने लगे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने का बयान दिया है। विज ने यह भी कहा कि केजरीवाल चाहते हैं कि उनको पुलिस पकड़ कर ले जाए और उनकी टीआरपी बढ़े, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। और साथ ही अनिल विज ने यह भी कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस बार 400 से भी ज्यादा सीटें पर जो जीत है वो दर्ज करेगी। हाँ, अब राहुल गांधी जी राजनीति में तो फेल हो गए। उन्होंने इंडी बनाई थी, उसकी भिंडी बन गई। तो अब कोई ना कोई और काम तो ढूंढना ही है ना। तो ये बीड़ी बनाने का काम भी अच्छा है। क्यों चुनाव ना हो? अभी तो चुनाव होके हटे हैं। हर चुनाव टाइम पर हो रहे हैं और बाकी भी चुनाव होंगे। भाजपा क्यों चाहेगी चुनाव ना हो? भाजपा तो चाहती है चुनाव हो और इस पर 400 सांसद जीत गया है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी में आपको बता दें कि 78 लाख के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान कहा कि मौजूदा मनोहर सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर विधानसभा में विकास कार्य करवाए हैं। पूर्व की सरकारों द्वारा यमुनानगर के विकास की अनदेखी की गई, इसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा। तो बढ़ते आगे, आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के एक निजी पैलेस में कांग्रेस के रोड समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम किया गया है, जिसमें पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछली बार रोड समाज की टिकट में हिस्सेदारी बनती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको टिकट नहीं दे पाए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल के कांग्रेस के जातिवाद की राजनीति के बयान पर भी कहा कि सीएम मनोहर लाल खुद ऐसी राजनीति करते हैं। आज जो बुलाया था, बात हुई थी। पिछली बार देखिए जब टिकटों का वितरण हुआ, समाज को नहीं मिली तो इनका हक बनता था। तो इनका यही थी। वैसे तो साथ है ही, किसान हैं आमतौर पे, और किसानों का भला सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, इस बात में। लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें कि हरियाणा में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और कांग्रेसी भी हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर तरह तरह से चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं। कुमारी शैलजा के नेतृत्व में किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और साथ ही उनसे जुड़े नेता भी जो हैं वो प्रदेश में कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर निकले हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र से शुरू हुई कुमारी शैलजा की कांग्रेस
संदेश यात्रा 5 फरवरी को अंबाला लोकसभा क्षेत्र में एंट्री करने जा रही है और सबसे पहले कालका विधानसभा क्षेत्र के रायपुर रानी, फिर नारायणगढ़ और उसके बाद में यहां पर यात्रा सडौरा विधानसभा क्षेत्र के बिलासपुर पहुंचेगी, जहां पर सडौरा से मौजूदा विधायक रेणु बाला की अगुवाई में कार्यक्रम होगा। और देखिए, जैसा कि आप सभी को आज यहाँ पर बुलाया गया है कि जो हमारे माननीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके द्वारा 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है और उसी के तहत ही हमारी सर्वमान्य नेता और बहन कुमारी शैलजा जी अपने राष्ट्रीय नेता है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रही, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रही, राज्यसभा सांसद रही और फिलहाल में अभी उत्तराखंड की प्रभारी है वो, और उनके साथ मिलकर हमारी बहन किरण चौधरी जी जो हमारे साथ विधायक भी है, पूर्व में मंत्री रह चुकी है। इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला का भी कहना है कि वर्तमान में देश के जो हालात हैं, अगर विपक्ष के नेता इकट्ठा नहीं हुए तो सब जेल जाएंगे और उसके बाद कोई चुनाव नहीं होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब ये फैसला इंडिया गठबंधन के लोगों को करना है कि जेल जाएंगे या फिर इकट्ठा होंगे। देश में लगातार ईडी का दुरुपयोग हो रहा, जो नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी करती है उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, जिनके घर से कोई दस्तावेज और या फिर राशि बरामद नहीं हुई, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया है, जबकि जिनके घर से 5 करोड़ 5 किलो सोना मिला वो घर पर बैठे हुए हैं। अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया, जहां पर विपक्ष की एकजुटता पर उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो हमें ईडी की कार्रवाई से डरना होगा। विपक्ष की एकजुटता पर जोर दिया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर एकजुट नहीं हुए तो सभी जो लोग हैं वो जेल में जाएंगे और फिर उसके बाद चुनाव ही नहीं होगा, विपक्ष ही नहीं बचेगा। इसलिए विपक्ष की एकजुटता पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री से विधानसभा में पूछा था ये कि नमी के नाम के ऊपर जो पैसा किसान का काटा जा रहा है, आप केवल इतना बता दीजिए खाते में किसके जा रहा है, किस एजेंसी के खाते में जा रहा है, मिल मालिक के खाते में जा रहा है, आड़तीय के खाते में जा रहा है, या सरकार की जो एजेंसी इसकी खरीद कर रही है उसके खाते में जा रहा है। या मैंने पूछा कि ये तुम्हारे खजाने में आ रहा है, कहा मैं जांच कराऊंगा, आज तक जांच नहीं हुई। उसके अलावा और बहुत सारे घोटाले हैं, शराब का घोटाला है, रजिस्ट्री का घोटाला है। मुकदमे बना दे तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि कोई वो सरकार को सरेंडर करेगा। पानी लोगे कैथल सिविल थाना प्रभारी सुनीता डाका ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 3 फरवरी को उन्हें सूचना प्राप्त हुई है कि 3 साल की सुमन नाम की लड़की घर से गुम हो गई है। जांच अधिकारी और मैं खुद जाकर मौके पर छानबीन शुरू की, वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, लेकिन लड़की उन्हें कहीं नहीं मिली है। प्रभारी ने भी बताया कि उन्हें शक था कि कहीं लड़की के साथ में कोई अप्रिय घटना न घट गई हो, जहां पर एसपी कैथल को भी सूचना दी गई, जिसके बाद में एसपी ने बड़ी संख्या में फोर्स को वहां पर भेजकर कार्यवाही के लिए भेजा है। लेकिन पुलिस को उस वक्त भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई और करीब रात 2 बजे तक पुलिस का बच्ची के साथ सर्च ऑपरेशन भी जारी रहा। वहीं एक फोन के माध्यम से जानकारी मिली कि ये बच्ची गायब हो चुकी है और पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट है, और जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची, बच्ची की पहचान कर परिजनों को बुलाया गया।
पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि काफी समय पहले पुलिस को आपको बता दें कि बड़ी कामयाबी भी मिली है। दरअसल पूरा मामला कैथल का है, जहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया, जहां पर बच्चे की गुमशुदगी पर अप्रिय घटना होने को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बच्ची को सही सलामत बरामद कर लिया है और परिजनों को भी सूचित किया गया। तो वहीं परिजनों का ने अपनी बच्ची को देखते ही सुकून की एक राहत ली है और पूरी पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई थी। हमें कल दिनांक 3/2/24 को शाम 7 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी भी एक लड़की है सुमन, जिसकी उम्र है 3 साल। वो घर से मिसप्लेस हो गई है, गुम हो गई है। तो हमें आईओ और मैं तुरंत प्रभाव से मौके पर जाके हमने बच्चे की छानबीन की और कई जगह सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन हमें लड़की कहीं नहीं मिली। हमें शक था कि कहीं बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो गया हो। एसपी मैडम को बताया गया। एसपी मैडम ने तुरंत प्रभाव से डायरेक्शन दी और आल फोर्स को भेज के कॉम्बिंग करवाई गई, लेकिन उस टाइम पर भी हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। हम रात 2 बजे तक हमने बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया। सुबह हमें एक विट्टी आती है कंट्रोल से। चलो कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों का। रोटी और दूध मैंने दिया। पुलिस ने आपको बता दें कि बच्चे को बरामद कर लिया है और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल कुछ दिन पहले मामले को दर्ज किया गया था, तो साथ ही बच्ची को बरामद करने में बड़ी सफलता पुलिस को हासिल हुई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये तस्वीरें कैथल की हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करनाल के गांव कतलाहेड़ी की ड्रोन दीदी पायलट बनी है, जो अब ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाएंगी, क्योंकि गांव की रहने वाली सीता देवी ने तमाम चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ली और राज्य सरकार ने भी महिला के हौसले को लग्न को देखते हुए एक ड्रोन उपलब्ध करवाया, ताकि ड्रोन दीदी दूसरी महिलाओं की प्रेरणा के तौर पर उभर सकें। ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार के लिए तमाम चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं न केवल खेती-बाड़ी, सरकारी नौकरियां, बल्कि खुद का व्यवसाय भी खड़ा करने में जुटी हैं। और ऐसी ही एक महिला कतलाहेड़ी की सीता देवी, जो अब ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाएंगी। दरअसल सीता ने ग्रामीण परिवेश में पेश आने वाली सभी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए ड्रोन पायलट चलाने का लाइसेंस प्राप्त किया है। पिछले 1 महीने के ज्यादा के समय से पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा और शीतलहर के प्रकोप के बाद में मौसम का मिजाज बदला है और पिछले 2-3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जहां पर बारिश से फसलों को काफी फायदा मिलेगा और इसको लेकर किसान काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे और अब किसानों का वो इंतजार भी खत्म हुआ है। बारिश का सबसे ज्यादा लाभ जो है वो गेहूं की फसल को होगा। अब गेहूं की फसल की पैदावार भी ज्यादा होगी। वहीं अंबाला के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई, जिसके कारण किसानों की फसलें जो हैं वो खराब हुई हैं। किसानों की माने तो बारिश का फसलों को लाभ भी होगा। रणधीर सिंह मजोखा साहब, ये जो बरसात हुई है ये एक किस्म का सोना बरस गया जिमीदारा वास्ते, कणक वास्ते। कुछ कहीं कहीं ओले पड़ के वहां नुकसान भी होया, लेकिन कुल मिला के इसका किसानों को बड़ा फायदा होया। एक प्रदूषण खत्म हो गया, धुंध भी खत्म हो गई,
ये कुल मिलाकर बारिश का तो वैसे ज्यादा बारिश हुई वहाँ नुकसान है। कई जगह ऐसा नुकसान भी हो गया जहाँ दारदार बारिश पड़ी, पंजाब में कई जगह, लेकिन यहाँ तो बड़ा फायदे वाली बात है। हाँ, वो इंतजार हुआ इस बार जो बारिश लेट हुई है उसके इंतजार करते रहे, पहले बारिश पड़े, लेकिन हम बारिश पड़ गई, परमात्मा ने ये इसका कर दिया जिम्मेदार। मैं गुरविंदर सिंह पंजोखड़ा साहब। हम 2-3 महीने से इस बरसात की बहुत उड़ीक कर रहे थे। अगर ये बरसात ना होती तो हमारी फसल बिल्कुल ही झाड़ में बहुत ही फर्क रहता, कम रहती। इस बरसात पड़ने से काफ़ी हमें किसानों को, जो हमारे किसान भाई हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और निकाल भी ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भगवान की हुआ 4-5 क्विंटल करीब तो बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे किसान को अच्छा मुनाफा होगा। और अच्छा, अगर ये बरसात भगवान थोड़ी सी और जल्दी डाल देता तो और अच्छी बात थी, लेकिन अब भी ये अच्छी बात है कि इन्होंने इस टाइम भगवान ने हमारे ऊपर यह कृपा की है जीवीदार भाइयों को। सिंह जी, गांव धराली, बरसात का फायदा जी बहुत। हाँ, कोई नुकसान नहीं है। जहाँ समझ रहे किसी इलाके में ओलावृष्टि हुई है, वहाँ तो उड़ेगा तो नुकसान है, पर बरसात का कोई नुकसान नहीं है जी। बरसात है जी, बरसात है, जो जितने खाद खुद गिरे हुए हों जी, वह सब इस धरती नहीं भी लगाएंगे जी। बिना बारिश से कोई खाद नहीं लगता, ना फसल उड़ करा। देखो जी, हाँ तो चलो ये पता लगेगा झाड़ पर हूँ जो जिम्मेदारी की आज बरसात पड़ जा तो फिर खुशहाली आ जा खेता में। अगर और शांत है जी, नहीं जी, इंतजार तो यूं ही करा दे इनमें मोबाइल में कहीं जहाँ दे लोग भी 4 दिन पड़ रही है, 10 फलानी तरीक में पड़ रही है, जिन लोगों ने पानी दे दिए थे मैं ठीक रह गए, जो से उस आस पर रहेंगे उन पर जरा पूरे विश्व में आपको बता दें कि विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। कैंसर के रोगी पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। हर 1 मिनट में एक नए कैंसर रोगी का जन्म हो रहा। खान पान सहित अन्य कारणों से कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं यमुनानगर में विश्व कैंसर दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कैंसर विशेषज्ञों के अलावा इससे जुड़े कई पक्षों के भाग लिया है और इसमें कैंसर रोगी ने अपनी आप बीती सुनाई है। वहीं आपको बताते चले कि बुद्धिजीवियों से इससे बचने के उपाय बताए। डाइटिशियन ने डाइट कैसी होनी चाहिए इसकी जानकारी दी। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलजिंदर सोढ़ी और डॉक्टर रुपिंदर सिंह ने भी कैंसर को लेकर विस्तार से जानकारी दी। इसके बचाव के उपाय बताए और बताया यह भी कि कैंसर कितनी स्टेज का होता है, उसे कितनी प्रतिशत कामयाबी मिलती है। आपको बता दें कि कैंसर को लेकर लगातार जानकारी दी जा रही है और आज विश्व कैंसर दिवस है, जिसको लेकर हर किसी को जागरूक होना चाहिए कि आखिर हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो वहीं डॉक्टर्स का भी कहना है कि लगातार अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए और जांच के लिए भी आते रहना चाहिए। दरअसल विश्व कैंसर दिवस है आज, जिसको लेकर कार्यक्रम का कई तरह के जो कार्यक्रम है उसका भी आयोजन किया जा रहा है। ताजा मामला यमुनानगर का है, जहां पर कैंसर को लेकर बच्चों को जानकारी दी गई और साथ ही लोगों को भी जागरूक किया गया है। अल्कोहल की वजह से लिवर कैंसर, फूड पाइप कैंसर, स्टमक कैंसर, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ये सब होता है। स्मोकिंग की वजह से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, तो ये दोनों ही हैजार्डस हैं, दोनों ही अवॉइड करनी चाहिए। लो क्वांटिटी या हाई क्वांटिटी मैटर नहीं करता, जिनको होना है उनको लो क्वांटिटी से भी हो जाता है और जिनको नहीं होता वो बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ये कोई एक्सक्यूज़ है, दोनों हार्मफुल हैं, दोनों अवॉइड करने। अलग अलग मशीनें हैं। मेमोग्राफी जैसे मैंने बताया कि ये डेडिकेटेड एक एक्सरे मशीन है जो सिर्फ ब्रेस्ट के लिए बनी है। MRI एक अपने आप में एक अलग मशीन है और वो तो पूरे शरीर के किसी भी हिस्से को स्कैन कर सकते हैं MRI में, बट मेमोग्राफी जो है डेडिकेटेड ब्रेस्ट के लिए है। विश्व कैंसर दिवस जगह जगह मनाया जा रहा है। वहीं आज विश्व कैंसर दिवस है, जिसको लेकर लगातार आयोजन भी किए जा रहे हैं और साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी
कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विश्व कैंसर दिवस को लेकर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि जाकर अपने बॉडी का जो है वो चेकअप कराएं, ताकि हर कोई जागरूक भी हो सके और स्वास्थ्य के प्रति लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा, और साथ ही कैंसर के सिम्टम्स के बारे में भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा है। अंबाला के पंचोखड़ा साहिब थाना के एरिया में आपको बता दें कि अवैध रूप से चलने वाले नशा मुक्ति केंद्र के मुख्य संचालक को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पुलिस को भी शिकायत मिली थी कि एक अवैध नशा मुक्ति केंद्र पंचोखड़ा थाना क्षेत्र के स्थित खतौली तो दूसरा गरनाला गांव में चला है, और खबर मिलने के बाद में स्वास्थ्य और पुलिस विभाग ने दबिश देकर खतौली से 3 उपचाराधीन मरीजों का रेस्क्यू भी किया था। वहीं 2 स्टाफ सदस्यों को भी जांच शुरू कर दी है। अंबाला पुलिस मुख्य आरोपी सरताज को अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए इसका पुलिस रिमांड भी मांगेगी। पुलिस रिमांड के दौरान अवैध रूप से चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्रों को चलाने संबंधी कागजात भी बरामद करेगी। जो अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे थे उसमें मुकदमा दर्ज है और इसमें 2 पहले ही अरेस्ट किए जा चुके हैं, और इसका जो मेन संचालक है सरताज, इसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। अभी फिलहाल इसको अरेस्ट किया है, कोर्ट में पेश करेंगे और इसका रिमांड लेंगे और इससे पूछताछ करनी बाकी है अभी सरताज से। बरामदगी क्या कुछ नहीं बरामदगी नहीं बरामदगी के उसमें जो वहाँ पे रखे गए थे अवैध रूप से वो वहाँ मिले थे। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह है जो ये केंद्र चला रखा है, इसे डॉक्यूमेंट वगैरह भी पता करने हैं। इस डॉक्यूमेंट के आधार पर ये इसने रखे हुए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। टेररिज्म का जुड़ाव भी गहरा होता जा रहा है। आज क्राइम और क्रिमिनल दोनों बॉर्डर को नहीं मानते हैं। उस वक्त उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के एक सशक्त मजबूत करने के लिए आपकी दुनिया ने भी आगे बहुत कुछ करना पड़ेगा, वरना हम क्राइम को और ट्रेड को दोनों को क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और ट्रेड को सुचारू रूप से चलाने के लिए विश्व का वातावरण नहीं बढ़ा। जहां तक ट्रेड का सवाल है, एक्सचेंज रेट का उतार चढ़ाव, ट्रेड प्रोटेक्शन की ट्रीटियां, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन के कंप्लायंस से जुड़े हुए मुद्दे और कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर एक कॉमन रुख लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा काम हुआ है, मगर आज भी मैं आपको बता सकता हूं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर क्राइम के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि जियोग्राफिकल बॉर्डर ये मर्यादा नहीं होनी चाहिए। कानून के लिए जियोग्राफिकल बॉर्डर मीटिंग पॉइंट होना चाहिए, और वो मीटिंग पॉइंट तय करने का काम इस जैसी कॉन्फ्रेंसों ने करना पड़ेगा। तभी जाकर सब कानून एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करेंगे और हम जस्टिस की डिलीवरी कर पाएंगे। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में जस्टिस डिलीवरी की जो कल्पना है, इसमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को भी हमने मूल मंत्र बनाना पड़ेगा। आज के ग्लोबल क्राइम चैलेंजेस जब सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जस्टिस डिलीवरी में भी हमने सीमाओं को एंड की तरह नहीं बल्कि मीन्स की तरह देखना होगा, और जस्टिस डिलीवरी में सीमाओं को बाधा नहीं, मीटिंग पॉइंट के रूप में डेवलप करना होगा। और ये स्पिरिट को अगर हमें नीचे तक पहुंचाना है तो मैं मानता हूं अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, और इस पर
सभी कॉमनवेल्थ कंट्रियों ने साथ में काम करने की जरूरत है। भारत ने इस क्षेत्र में ढेर सारा काम किया है। ट्रेड डिस्प्यूट्स के लिए और क्रिमिनल लॉ के कंप्लीट रिफॉर्म के लिए हमने बहुत लंबी चर्चाओं के बाद एक्सरसाइज कर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर भारत में इसका क्लेवर भी बदला है और इसका स्वरूप भी बदला है। और टेक्नोलॉजी का उपयोग हमने हर जगह पे इतना बढ़ाया है, सिर्फ अभी की उपलब्ध टेक्नोलॉजी नहीं, इनकी डेफिनेशन में हमने आने वाले 100 साल तक जितनी भी टेक्नोलॉजी में बदलाव आएंगे उसको डेफिनेशन में समावेश करने का भी हमने ढेर सारा काम किया है। मैं मानता हूं कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए ये बहुत उपयोगी होगा कि हमारे यहां जो परिवर्तन हुआ है वो मैं मानता हूं आपके देश के अंदर भी बहुत सहायक होगा। आज जिस तरह से परिदृश्य बदल रहा है, मैं मानता हूं कि न्यायपालिका को भी बदलना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस के मद्देनजर टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है इसको न्याय की पूरी प्रक्रिया में एडॉप्ट करना पड़ेगा। हम 19वीं सदी के कानून से 21वीं सदी में जस्टिस डिलीवरी नहीं कर सकते। और अब ये जो 3 कानून जिसका जिक्र सॉलिसिटर जनरल और लॉ मिनिस्टर ने किया, मैं कहना चाहूंगा कि ये 3 कानूनों के कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगी, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। हमारी न्यायिक व्यवस्था में एआई आधारित ट्रांसलेशन व्यवस्था से बहुत सारा हमें फायदा हो सकता है और लीगल सिस्टम और केस की बारीकियां समझने में एआई का बहुत बड़ा उपयोग अब हम कर सकते हैं।